गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 26 जो कि क्लास 7th के लिए हैं। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हमें मनसबदार और जागीर के बारे में पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें मनसबदार क्या होता है, मनसबदार क्यों बनाए जाते थे, और जागीर यानी उन्हें अपना वेतन किस प्रकार प्राप्त होता था, और साथ ही हमें अकबर के शासनकाल के दौरान और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान के बारे में पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ वर्कशीट में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए यानी कि युद्ध किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया था। जब मुगल बहुत शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने अपनी इच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों की तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। अर्थात जैसे जैसे मुगलों का शासन बढ़ता गया तो उनको संभालने वाले प्रशासन में सदस्यों को नियुक्त किया गया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब छोटे छोटे समूह के साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया गया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो बच्चों, जो मुगलों की सेवा में काम करने वाले व्यक्ति थे उनको क्या कहा गया? मनसबदार कहा गया। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो बच्चों, जैसे आज सरकारी जो नौकरी करते हैं लोग, तो ऐसे ही उस समय मुगलों का शासन था, तो उसमें काम करने वाले जो सरकारें काम करते थे उन्हें क्या कहते थे? मनसबदार कहा जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी की व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित बांट दिए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण उनकी जात की संख्या पर निर्भर करता था। मतलब उनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी। यानी उनकी संख्या ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे तो उनका हैसियत भी बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी ज़्यादा हो जाता था। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से भी ऊंचा था। यानी जिनकी संख्या ज़्यादा उनका दर्जा भी ऊंचा। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंप जाते थे उन्हीं के अनुसार घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। यानी कि जितने ज़्यादा सैनिक रहेंगे उतने ज़्यादा घुड़सवार भी। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। तो बच्चों सोचो, उस समय में घोड़ों का भी रजिस्ट्रेशन होता था और सैनिकों का भी रजिस्ट्रेशन होता था, और इन सभी कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन के लिए धन यानी पैसे भी मिलते थे। अब मनसबदार जो होते थे वो अपना वेतन का राजस्व टैक्स एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो बच्चों, उसमें पैसे, उस समय पैसे नहीं मिलते थे, उस समय क्या मिलते थे? वेतन के रूप में जमीन मिलती थी। और उस जमीन को क्या कहते थे? जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। जैसे हमने पहले इक्ताओं के बारे में पढ़ा था, तो इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से बिल्कुल भिन्न थे। वे अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व कि टैक्स इकट्ठा करने का ही अधिकार था। केवल अपनी जमीन से वो टैक्स इकट्ठा करते थे, उस टैक्स को अपनी तनख्वाह के रूप में प्रयोग करते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए इकट्ठा करते थे, जबकि वह स्वयं देश के अन्य भाग में रहते थे। यानी कि जहाँ पर जागीर है वहाँ पे मनसबदार रहते नहीं थे, उनके बिहाव पर, उनके आधार पे कोई दूसरे व्यक्ति जो थे मनसबदार के नौकर, वो इकट्ठा करते थे लगान को और मनसबदार को दिया करते थे। तो बच्चों, इस प्रकार जो है मनसबदार और जागीर के बारे में हमने पढ़ा। आइए चले देखते हैं अकबर के शासनकाल के दौरान क्या हुआ। अकबर के शासनकाल के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। यानी उस समय 29 मनसबदार थे और उनके लोगों की संख्या कितनी थी? 5,000। जागीरों का सावधानी पूर्वक आंकलन किया जाता था कि भाई सभी मनसबदारों के पास सही मात्रा में जागीर यानी कि जमीन का बंटवारा हो सके, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन के बराबर ही रहे, ताकि सभी मनसबदारों को सही वेतन मिल सके। अब देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ।
5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? 79, यानी कि और बढ़ गई। अब राजस्व और मनसबदार के वेतन जो थे ना, वो अकबर के शासनकाल की तुलना में बहुत कम था, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई थी। इस वजह से मनसबदारों की संख्या में बहुत अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, और इन सभी कारणों के कारण जागीरों की संख्या भी कम हो गई थी। इसके फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर पर रहने की कोशिश करते थे, ताकि वो वहां के लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल कर सकें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब में इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को बहुत सारी मुसीबतें सहनी पड़ी। उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिससे कि किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बच्चों, आइए चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो बच्चों, मनसबदार जो है पद होता था, और मनसबदार को अपना वेतन के रूप में क्या मिलता था? बच्चों, भूमि के रूप में वो जागीर को पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और वे इस जागीर से प्राप्त राजस्व को अपनी तनख्वाह के रूप में इकट्ठा करते थे। तो बच्चों, इस प्रकार मनसबदार और जागीर में संबंध था। लेकिन मनसबदार जागीर में रहते नहीं थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे, केवल अपने नौकरों के द्वारा अपनी जागीरों से राजस्व वसूल करवाते थे, और मनसबदार देश के कई अन्य हिस्सों में रहते थे। आइए देखते हैं प्रश्न 2। मुगलों के लिए केवल तुरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि बच्चों, साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र और उनके सदस्यों को प्रशासन में शामिल करने के लिए उन्होंने बाकी लोगों की भी नियुक्ति की थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य का विस्तार अब केवल देश के एक ही हिस्से में नहीं, बाकी अन्य हिस्सों में भी हो रहा था। इसीलिए उन्होंने बाकी लोगों को भी मनसबदार के पदों पर नियुक्ति की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था? तो बच्चों, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार जो है सैन्य बल को दिखाता था। जितने ज़्यादा सेना होगी उतने ज़्यादा घुड़सवार होंगे, अर्थात सैन्य बल को प्रदर्शित करना। बच्चों, इस प्रकार आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।